उत्तर प्रदेश के देवरिया से बड़ी खबर, जहां यूक्रेन में फंसे देवरिया के 31 छात्र में से 14 पहुंचे घर पहुंची अनुष्का सिंह ने सुनाई आप बीती। भारत 9 टीवी से देवरिया ब्यूरो संवाददाता विजय तिवारी की रिपोर्ट। अभी सिचुएशन उधर बहुत क्रिटिकल है। अभी तो 2-3 दिन से थोड़ा काम जल्दी हो रहा है। पहले 3 दिन हम लोग वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े थे। बॉर्डर तक हम 15 किलोमीटर चल के गए थे, अराउंड 15 किलोमीटर ऐसे चल के गए थे। और पूरा एक दिन का पूरा ट्रैवल था, बस का ट्रैवल था एक दिन का पूरा, जिसमें हम चनिविस्ती तक गए थे बस से। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता है, बट इतना ट्रैफिक और सिचुएशन जैसी थी, उस सिचुएशन की वजह से इतना ज़्यादा टाइम लग गया। सरकार वहाँ के आप लोगों को क्या सुविधाएं दे रही थी? गवर्नमेंट बॉर्डर से पहले तो कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद थी। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद रोमानिया में जो वहाँ के मेयर थे, उन्होंने हमें फूड और शेल्टर के साथ प्रोवाइड किया, जो ऑब्वियसली। किस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लिए थे? विनिस्टा नेशनल में। जी, क्या स्थिति वहाँ की रही है उस मेडिकल कॉलेज की? वहाँ पे सायरन बज रहे थे। ऐसे तो विनिस्टा सेफ जोन में आता है जी, बट जस्ट बिकॉज पूरे यूक्रेन की सिचुएशन ऐसी थी, और तो उधर भी मिलिट्री बेस वगैरह पे अटैक्स हो रहे थे। जो मिलिट्री बेस था, एक बार ऐसी सिचुएशन थी कि मिलिट्री बेस पे अटैक हुआ और पूरे सायरन वगैरह बजने लगे, और वहाँ पे अटैक हुआ था और हम जिस बिल्डिंग में थे वो पूरी बिल्डिंग हिल गई पूरी, और हमें लगा कि अर्थक्वेक वगैरह कुछ आ गया। इतनी ज़्यादा दूर होने के बाद भी पूरा अटैक का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि वहाँ पे कुछ की सुविधाएं नहीं दी गई थी सरकार द्वारा, चाहे यहाँ की सरकार द्वारा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ पे पहले यूक्रेनियंस को बॉर्डर क्रॉस करने दे रहे थे। हम पहले से खड़े थे, फिर भी जो यूक्रेनियंस थे उनको वो पहले अलाउ कर रहे थे उनका बॉर्डर क्रॉस करके जाने देने को। क्या वहाँ की महिलाएं और पुरुष कैसे सुरक्षित हैं या नहीं है यूक्रेन के? यूक्रेन के तो अभी वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी, जो 18+ हैं वो उनको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती। और मेरे सामने कुछ लोग ऐसे थे जो अपने गुड बाय बोल रहे थे अपने घर वालों को और बोल के जा रहे थे आर्मी में। जी, तो ऐसी सिचुएशन थी। और वहाँ पे सायरन का था कि हर 3 सायरन बज रहे थे। अगर सायरन बहुत कम टाइम का हो रहा है तो उसका मतलब था ऑल क्लियर, और अगर सायरन कंटिन्यूसली 3 बारी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बज रहा है तो उसका मतलब कि डेंजर। और हमें अगर जब ऐसी सिचुएशन होती थी तो हमें अपने जिस भी फ्लोर पे हम होते थे, हमें वहाँ से उतर के ग्राउंड फ्लोर पे आना होता था, या तो ग्राउंड फ्लोर या तो बंकर्स में जाके जाना होता था। और हम हमेशा अपने साथ एक डॉक्यूमेंट का बैग रखते थे कि इन केस हमें अगर तुरंत इवैक्यूएशन का प्रोसेस तुरंत हो तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का बैग हो जिसको कैरी करके हम तुरंत निकल जाए। अगर ये जो सिचुएशन जब आप घर पहुंचे हैं, कैसा लगा है, किस तरीके का माहौल घर पे देखने को मिला? घर पे थोड़ा सा ओवरऑल यही था कि घर पे आके अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से सो नहीं पाए। पहले बॉर्डर पे नहीं सो पाए 3 दिन लगातार, और उससे पहले भी 3 दिन सिचुएशन ऐसी थी कि हम रात को सायरन की आवाज़ की वजह से, क्योंकि जब भी सायरन की आवाज़ आती थी हमको भागना होता था। तो रात की सिचुएशन ऐसी थी कि हम पूरा रेडी होके, यहाँ तक कि शूज़ पहन के भी रहते थे। शूज़ पहन के एक डॉक्यूमेंट का बैग रख के बगल में, और तुरंत निकलने के उसमें रहते थे कि जब भी सायरन प्ले होगा हम तुरंत यहाँ से, सायरन बजते ही तुरंत चले जाएंगे। आपके साथ इंडिया कितने लोग आए हैं? वैसे तो हम 2 बस में आए थे, हमने बॉर्डर पे गए थे, 50-50 दोनों में थे। बट बॉर्डर पे इतना ज़्यादा रश था और इतना ज़्यादा मॉब था कि जिसकी वजह से सारे बच्चे स्प्लिट हो गए। इंडिया आने पर किसको इसका श्रेय देना चाहती हैं, किसको मानती हैं कि किसके द्वारा आप आ गए? थोड़ा हमारा हार्डवर्क भी था कि हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे जितनी भी हम लोग को प्रॉब्लम हुई हमने वो किया, खुद से संभाला। और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को भी देना चाहूँगी कि उनका जो मिशन गंगा था, उसके बाद हमें रोमानिया से कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई कोई भी। रोमानिया से हम सेफली यहाँ पे आ गए। हम 2 दिन वहाँ शेल्टर में रुके, और इंडियन फ्लैग की वजह से भी बहुत हेल्प हुई, हर जगह फ्लैग दिखाने की वजह से। और अगर पॉसिबल हो तो खार्किव और उनका भी, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके लिए भी कुछ